नमस्ते, मैं हूं अंकित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी 6ठी क्लास है, यानी 6th क्लास है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टोर्नेडो, यानी बवंडर क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये टोर्नेडो कहाँ पे आता है। टोर्नेडो या ये कैरेबियन सागर में आता है। कहाँ पे आता है? कैरेबियन सागर में आता है। जो ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है? साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये जो मिडिल अमेरिका है, इसके जब आप ईस्ट में जाएंगे, जो ये वाला रीजन पड़ता है, इसी को बोलते हैं हम क्या? कैरेबियन सागर। तो यहाँ पे जो मतलब चक्रवात आते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? टोर्नेडो। तो जो चक्रवात आता है, वो चक्रवात होता क्या है? चक्रवात यही होता है ना कि बाहर की ओर चक्रवात ऐसे तेजी से घूमती हुई ऐसे हवाएं होती हैं और ये ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं। बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है और इसके बीच में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये सर्पीलाकार हवाएं घूमने लगती हैं और ये घूमते हुए तेजी से ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं और ये पूरा भाग खिसकता हुआ एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चक्रवात। और चक्रवात की एक स्पेशल कैटेगरी जो कैरिबियन क्षेत्र में आती है, कैरिबियन क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं हम? बवंडर यानी टोर्नेडो। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वाडोर और पेरू के तट अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है। आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा अल नीनो। अल नीनो का क्या कंसेप्ट है कि जो ये देखिए, ये कुल मिला के समझिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और उसके बाद ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप में देखेंगे तो पेरू एक देश होगा, है ना, पेरू। यहाँ पे अब हेम्बोल्ट की धारा या पेरुवियन धारा चलती है। पेरुवियन धारा क्या है कि ये ठंडी धारा है। ठंडी धारा क्यों है? कि जो भी धारा ऊंचे अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, वो ठंडी धारा होती है। क्या? जो ऊंचे अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, वो कौन सी धारा होती है? ठंडी धारा। तो ये जो पेरुवियन या फिर हेम्बोल्ट की धारा, ये भी ठंडी धारा होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये इसके स्थान पे, ये जो पेरुवियन धारा है, इसके स्थान पे गर्म धारा यहाँ पे प्रवाहित होने लगती है, इसके विपरीत दिशा में। ये जो धारा पेरुवियन धारा चलती है, इसके विपरीत दिशा में एक धारा चलने लगती है, तो यहाँ का जो सतह होता है ये गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो दुनिया में जहाँ जहाँ भी बारिश होती है, ये बारिश के पैटर्न को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके कारण इंडिया में भी मतलब कि जलवायु प्रभावित होता है और उस साल इंडिया में भी बारिश कम होती है। इस कंसेप्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? अल नीनो के कंसेप्ट को जानते हैं। किस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं? अल नीनो के कंसेप्ट को जानते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा कंसेप्ट क्या होता है? ला नीना। ठीक है, अल नीनो के विपरीत कंसेप्ट को किस नाम से जाना जाता है? ला नीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? पहली बात पहले में क्या दिया है कि कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कोई कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, क्या होता है? कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। स्थायी तुषारक, जहां अवमृदा हमेशा जमी रहती है। ग्रीष्म दौरान के दिन उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, यदि हम इसके इन चारों ऑप्शन को देखें कि ये चारों कंडीशन कहाँ पे फुलफिल होती हैं, तो ये स्थायी तुषारिका क्षेत्र जहाँ अवमृदा हमेशा जमी रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या? इसी को हम लोग, ये जो अवमृदा हमेशा जमी रहती है, इसको बोलते हैं हम क्या? परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। यदि आप एक वर्ड को पकड़ लें कि ये परमाफ्रॉस्ट कहाँ पे पाई जाती है, तो परमाफ्रॉस्ट कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे टुंड्रा टाइप की जलवायु होती है। टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे? ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और यदि आप और कोई हिंट ढूंढना चाहें तो ग्रीष्म काल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। बहुत लंबे समय तक रहता है, यानी कि ये किस रीजन की बात हो रही है? हमारे पोलर रीजन की। तो पोलर रीजन में कौन सी जलवायु पाई जाएगी?
तो टुंड्रा जलवायु। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको हिंट ढूंढना होता है। 3-4 ऐसे बातें लिखी हुई हैं, आप पूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनमें से 1-2 बात को पकड़िए, उसके आधार पे ऑप्शन तक पहुंचने का ट्राई करेंगे तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या बेस्ट ऑप्शन है, टुंड्रा जलवायु यानी टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वीप समूह क्या होता है? द्वीप समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्चीपेलागो। ठीक है, आर्चीपेलागो बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ये मतलब कि काफी जो द्वीप समूह हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो पास पास ही ऐसे समुद्र में काफी एक साथ स्थित होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? आर्चीपेलागो। जैसे इंडिया में ये जो लक्षद्वीप है, ये 36 द्वीपों से मिलकर के बना है, तो ये भी एक तरह का द्वीप समूह यानी आर्चीपेलागो है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड आइलैंड्स। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड आइलैंड्स, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, उलूरू क्या क्या तात्पर्य है? देखिए, उलूरू देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप उठा करके देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लगभग मिडिल वाले रीजन में जब आप जाएंगे बीच में, तो वहां पर एक ऐसे बड़ा पत्थर है। ठीक है, मैसिव रॉक ऑफ सैंडस्टोन कह सकते हो, वहां पे सैंडस्टोन बहुत बड़ा है। ठीक है, उसकी वहां पे लोग पूजा भी करते हैं। ठीक है, वहां उनके लिए बहुत पवित्र है वो। ठीक है, बहुत पवित्र है, इसकी वहां पे पूजा करते हैं। उसी का नाम उलूरू है। क्या नाम है? उलूरू। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? रेतीले पत्थर का यह विशाल खंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? इसको तो आप इतनी बार मैप में बना के देख चुके हैं, अब आपको ये रट गया होगा। ब्राजील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर? ये साउथ अमेरिका। इसके इस वाले रीजन में, ईस्ट वाले रीजन में कौन सा देश स्थित है? ब्राजील। यहीं पे आप मैप में देखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? देखिए, हमें दो में से हमेशा कंफ्यूजन रहता है, डेथ वैली या फिर डेड सी में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये डेड सी है, डेड सी, इसकी गहराई समुद्र तल से -414 मीटर है। ठीक है, कितना? 414 मीटर है। और जो ये डेथ वैली है, इसका जो मतलब कि ये -86 मीटर है। तो इसमें दोनों में से ज्यादा गहरा कौन सा है? जो डेड सी है वो ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये 414 मीटर है। तो इसका ऑप्शन हमेशा आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें सी ऑप्शन टिक करेंगे, वरना लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डेथ वैली या डेड सी में से क्या टिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डेथ वैली मात्र 86 मीटर गहरा है, जबकि जो ये डेड सी है ये 414 मीटर गहरा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन के लिए मेनली जिम्मेदार क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे पहले भी आए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग एक कंसेप्ट है, ये ओजोन छिद्र, एसिड रेन या फिर साइक्लोन, इसका प्रभाव है, इसके कारण से उत्पन्न हुई ये चीजें हैं। ठीक है, ये एक फिनोमिनन है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण से ये जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, ये उससे उत्पन्न हुए एक प्रोडक्ट हैं। तो इसमें से जब भी आपको टिक करना है तो आप ऑप्शन बी ही टिक करेंगे, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो उसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 8वें में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ओजोन छिद्र भी तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, एसिड रेन भी, चक्रवात। नहीं भाई, मेनली जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो तीनों बातें हैं, ओजोन होल, एसिड रेन और साइक्लोन, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये उत्पन्न हुए फिनोमिनन है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमीरात का हिस्सा नहीं है? देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये 7 जो स्टेट हैं उनको मिला करके बनता है।
संयुक्त अरब अमीरात का आप पहले मैप में लोकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये 7 राज्यों से मिलकर बनता है, जैसे अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी, ठीक है, और ये शारजाह, क्या, शारजाह, उसके बाद ये दुबई, ठीक है, उल कुनैन, अल कुनैन, ठीक है, उसके बाद ये बनता है अजमान, कौन, अजमान, ठीक है, अजमान, और फुजाइरह, क्या, फुजाइरह, फुजाइरह, और रास अल खैमा, क्या, रास अल खैमा। ये 7 जो राज्य हैं इनसे मिलकर के बनता है क्या, आपको ध्यान रखना है, अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, क्या, अल कुवैन, अजमान, उसके बाद फुजाइरह, उसके बाद क्या, रास अल खैमा। ये 7 से मिलकर के ये बनता है। तो ये 7 में रास अल खैमा है, फुजैरा है, हाँ है, ये भी है, अजमान है, ये भी है। ये रास लानूफ इसमें नहीं है, तो इसमें से क्या ऑप्शन हिस्सा गलत हो गया, वो हो गया रास लानूफ। रास लानूफ ये एक्चुअली में ये लीबिया का हिस्सा है। कहाँ पे है ये, लीबिया का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है। देखिए पहले बात तो समझिए कि बाल्टिक राज्य उत्पन्न कहाँ से, बाल्टिक राज्य किन रीजन को बोलते हैं। बाल्टिक स्टेट वो स्टेट हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय जो रूसी साम्राज्य से जिन देशों को स्वतंत्रता मिली उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं क्या, हम बाल्टिक रीजन बोलते हैं, क्या, बाल्टिक स्टेट या फिर बाल्टिक रीजन का हिस्सा बोलते हैं। तो इनमें से जो ये लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, क्या, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों ही बाल्टिक स्टेट का हिस्सा हैं, जबकि ये जो बेलारूस है ये बाल्टिक रीजन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप मैप खोलेंगे यूरोप का मैप, उसमें से टिक करेंगे, आपको टिक करना है कि बाल्टिक रीजन में कौन कौन से देश आते हैं। जब आप एक बार अच्छे से मैप में उसको टिक कर लेंगे तो जब भी क्वेश्चन ये दोबारा आएगा आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। देखिए ये ऐसे ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ी जाती है, जब भी कोई कंसेप्ट आए तो आपको हमेशा ज्योग्राफी में मैप साथ में लेकर बैठना है। जो जो बातें आए उनको एक बार मैप में टिक कर लीजिए, जब भी उससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आए ताकि आपसे हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिकाय और अमनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है। मिनिकाय और अमनदीवी द्वीप किसका हिस्सा है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये लक्षद्वीप का राजधानी कौन सी है, तो कवरत्ती, क्या है, कवरत्ती, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इनकी जो आधिकारिक भाषा है वहाँ पे 3 आधिकारिक भाषा है। एक तो है मलयालम। मलयालम क्यों है, आप समझ पा रहे होंगे कि वो केरल से अप्रोक्सिमिटी के कारण यहाँ पे मलयालम भी आधिकारिक भाषा है। हिंदी भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है और इंग्लिश भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो 3 यहाँ पे आधिकारिक भाषाएं यानी राजभाषा के रूप में इनको दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि पर हस्ताक्षरकर्ता में कौन कौन शामिल है। अब या तो ये बात आपको फैक्ट पता हो कौन कौन शामिल थे, वरना फिर जुगाड़ लगाइए। जब ये पहली बात तो देखिए भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि पर साइन कब हुआ था, ये साइन हुआ था 1996 में। कब साइन हुआ था, 1996 में। उस टाइम पे जो भारत के देश के प्रधानमंत्री थे वो थे HD देवगौड़ा। कौन थे, HD देवगौड़ा। और जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन सी थी, शेख हसीना जी। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी, कौन सा, शेख हसीना और HD देवगौड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है। जब आप मैप खोलेंगे इंडिया का मैप, तो जो यू आकार का सबसे नीचे वाला हिस्सा देखेंगे, जहाँ से ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे श्रीलंका लटका हुआ है, लटका हुआ दिखता है ना, तो ये इसमें जो ये इस दोनों के बीच की जगह है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं कि ये ऊपर वाले हिस्से, रुकिए जस्ट, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, पाक स्ट्रेट, पाक
स्ट्रेट यानी पाक की खाड़ी। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो ये चारों ऑप्शन में चेक करते हैं अब ये किसके सबसे पास में स्थित है। देखो यहाँ पे हमको तमिलनाडु मिलता है, यहाँ पे हमको केरल मिलता है ना, यहाँ पे हमको केरल मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, ईस्ट वाले साइड में क्या मिलेगा हमको तमिलनाडु, वेस्ट वाले साइड में क्या मिलेगा, केरला मिलेगा। तो ये ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है तमिलनाडु के तट के पास में, तो यही सबसे सटीक आंसर हो गया। बाकी आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे मिलेगा हमको ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को ऊपर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार कहीं यहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप कहीं यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हमको तमिलनाडु सबसे पास में दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए सही हो गया। यदि आप देख पा रहे हो तो इसमें मैप का यूज बहुत है। ये जब तक आप मैप अच्छे से नहीं करेंगे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप मैप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम बताना है। कहाँ पर, लद्दाख में। क्या चीज, हिमालय की नीली भेड़। जो हिमालय की नीली भेड़ जो कि लद्दाख में पाई जाती है उसका नाम क्या है, भराल नाम है। क्या है उसका नाम, भराल। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। इसका क्या ऑप्शन है, सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड इंडिया में एक ही जगह पे पाया जाता है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। कहाँ पे पाया जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख के वाले रीजन में बना, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस साल दिया गया, किस साल दिया गया, किस साल में इसको दिया गया है। ठीक है, इसका ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है, हेमिस हाइट राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख है। इसलिए इसका ये किस साल राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कब बना गया। ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। अब इन दोनों को नदियों को जोड़ने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों नदियां हैं केन और बेतवा, केन और बेतवा। ठीक है, क्या आपको पता है कि केन और बेतवा का उद्गम स्थान कहाँ पे है, केन और बेतवा का उद्गम स्थान कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि केन और बेतवा का उद्गम स्थान कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। सूर सरोवर झील कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, ये अब रामसर साइट की सूची में शामिल हो चुका है। किसमें, रामसर साइट की सूची में ये शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे दो जो सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध पाए जाते हैं। क्या आप चीज, सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध पाए जाते हैं। कहाँ पे, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में। इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको रामसर साइट स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, यूवी विकिरण के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन किसके द्वारा सुरक्षित है। यूवी रेडिएशन से कौन बचाता है, ओजोन बचाता है। ओजोन कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्या सही हो गया, समताप मंडल में ओजोन। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सैटेलाइट शहर नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये वेग टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब कि जो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो उस साल ये क्वेश्चन जब आया था तो इसका ऑफिशियल आंसर की जब मतलब क्या आया था तो उसमें मुरादाबाद सही दिया था। क्या दिया था, मुरादाबाद सही दिया था। लेकिन अब आपको अपने दिमाग से सोचना है। मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। सैटेलाइट शहर किसको बोलते हैं। देखिए सैटेलाइट शहर वो शहर होते हैं जब कोई शहर, एक समझिए कि कोई बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है। ठीक है, दिल्ली में अब भाई
पूरे इंडिया से लोग दिल्ली आकर के बसना चाहते हैं, लोग अपनी कंपनियां डालना चाहते हैं, तो वहां पे जो उसकी जो कैपेसिटी है अब खत्म हो जा रही है, उसको झेलने की शहर की एक क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी है। तो इस शहर के भार को कम करने के लिए इसके पास में छोटे छोटे शहर बना दिए जाते हैं, जैसे फरीदाबाद बना दिया गया है, यूपी में नोएडा बना दिया गया है और गाजियाबाद बना दिया गया है ना। तो ये सब जो शहर हैं ये दिल्ली के सैटेलाइट शहर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दिल्ली के सैटेलाइट शहर कहे जाते हैं। क्या? जैसे इस वाले ऑप्शन मतलब एग्जांपल के थ्रू समझिए, दिल्ली के सैटेलाइट शहर कौन कौन से कहे जाएंगे? जैसे ये फरीदाबाद वाला हो गया रीजन, नोएडा वाला रीजन हो गया, गाजियाबाद, ये सब दिल्ली के सैटेलाइट शहर हैं। तो आपको इस कंसेप्ट के हिसाब से इसमें से आप खुद डिसाइड करके बताइए तो क्या मुरादाबाद ऑप्शन सही है या नहीं, जो कि उसमें मिला था ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया कि उन्होंने क्या बताया था, और आपको कंसेप्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट शहर होते क्या हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के अवधि मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा होती है, तो इसको मापने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया है। किसका? आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूएन की ही एक संस्था है। किसकी संस्था है? यूएन की ही एक संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। किन दो संस्थाओं की मदद से की गई थी? तो वो था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और डब्ल्यूएमओ यानी कि विश्व मौसम विभाग। इन दोनों के सहयोग से आईपीसीसी का गठन 1988 में किया गया था, जो कि जलवायु परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? वो नदी है, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। क्या है? नर्मदा। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय खंडों की पपड़ी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? यदि आप ये क्वेश्चन यदि आपने पिछले सेट किए हुए हो तो तीसरे या चौथे सेट में ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। तो मैंने उस समय बताया था ना कि आपको ये जो पृथ्वी की सतह होती है, ऊपर की ओर है क्या? क्रस्ट, बीच में क्या है? मेंटल, और नीचे की ओर कोर। जो ऊपर की ओर क्रस्ट है यह किससे मिलकर के बना है? सियाल से बना है। बीच वाला जो मेंटल है ये किससे बना है? सीमा से बना है। ठीक है, और जो नीचे वाला यानी कोर, वो निफे से बना है। किससे? निफे से। सियाल का क्या मतलब हो गया? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा का क्या मतलब हो गया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे का मतलब हो गया निकिल और आयरन। ठीक है, तो हमको किसके देखना है? पपड़ी के यानी कि बात किसकी हो रही है? क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट किससे बना है? सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनिया की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकट के कगार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था तो उस समय कौन सा देखने की बात है? भारतीय जंगली गधा। ये कौन से? ये IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। किसमें? NT यानी नियर थ्रेटन्ड यानी निकट संकटग्रस्त के रूप में कैटेगराइज किया गया है। ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ में, यानी कच्छ के रण में पाया जाता है। कौन सी जानवर? भारतीय जंगली गधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए में पाई जाने वाली श्रृंखला कौन सी है? यूएसए में पाई जाती है कौन सी? रॉकी। इसमें से कौन सा पाया जाता है? रॉकी। बाकी एंडीज कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। यूराल कहाँ पे पाया जाता है? जब आप रूस में देखेंगे, रूस में ये यूराल पर्वत जहाँ पर है, इसी को हम मानते हैं कि ये यूरोप और एशिया के बीच के सीमा को जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? यूराल पर्वत ही करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो गया आपका? रॉकी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं। थैंक यू, बाय।